तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ टैली के अंदर लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, लेज़र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने पहले थंबनेल चेक किया होगा, आपने मैंने क्या इसको हेडिंग दी है वो भी देखी होगी, तो इट मीन्स आप टैली जानते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं। तो मैं आपको लेज़र बनाने सिखाने वाला हूँ। देखिए, आप मोस्टली सभी तरह के लेज़र नहीं बनाते हैं टैली में, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा चुनिंदा आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ लेज़र्स कैसे बनते हैं। तो सिंपली मैंने एक कंपनी बनाई है वसल ट्रेडर्स के नाम से, आप देख रहे हैं यहाँ पे VASL ट्रेडर्स लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपका ऑप्शन होता है मास्टर्स के अंदर, उसके अंदर लेज़र्स जाके बनते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो आपका यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऊपर लिखा आ रहा है उस पर डबल क्लिक करना है और उसे ओपन करके अंदर लेज़र का ऑप्शन आएगा और लेज़र वहाँ पे आप बनाएंगे। अब देखिए, लेज़र भी आप दो तरह के बनाते हैं, एक होता है सिंगल लेज़र, एक होता है मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, और मल्टीपल लेज़र का मतलब होता है इजीली आप किसी चीज़ की एंट्री करना चाहते हैं बिना ज़्यादा परेशान हुए या बिना ज़्यादा ऑप्शंस के। तो इससे रिलेटेड ही आज हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं, और ये वाकई में आपके बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इजी वे से मैं सिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने ये सब चीज़ें PDF में देखी होंगी, PDF फाइल्स में या गूगल पे सर्च करके, बट अभी आप फर्स्ट टाइम वीडियो में देख रहे हैं इतने सारे लेज़र्स कैसे बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल आइटम्स रख सकते हैं। अगर बैंक का काम है तो बैंक अकाउंट्स का ही रख सकते हैं, अगर सिर्फ परचेज का है तो ऊपर परचेज को ही अंडर ग्रुप में रख सकते हैं। तो मैं आपको सभी तरीके से ये करके दिखाऊंगा, जितना इजी हो सकता है। देखिए, मैं उतना इजी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऑल आइटम करेंगे तो ऑल जाएगा, ठीक है। ऑल आइटम्स का मतलब है जैसी मर्जी एंट्री आप इसके बीच में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा जो मेन मकसद है आपको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे एंट्री करवानी है वो है। तो सबसे पहले मैंने एक परचेज अकाउंट ऊपर सेट कर लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडर ग्रुप के अंदर परचेज अकाउंट सेट कर लिया गया है। अब सीरियल नंबर में फर्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया है, वो ऑटोमेटिकली आता है हमेशा, हमें बार बार यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नेम ऑफ लेज़र भरना है। तो मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट डाला और जो कि ऑटोमेटिकली परचेज अकाउंट अपने आप आ गया है अंडर में, मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने हेडिंग में ऊपर अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट चूज़ किया हुआ है। इसके बाद ये नॉर्मल है, आपका परचेज सेल आप बनाते हैं, परचेज इनपुट, सेल आउटपुट, वैट लगाना, GST लगाना, आप ये चीज़ें ही बना लेते हैं। परचेज लोकल 12% परचेज अकाउंट के अंडर आ गया, आप इसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है, जब आप इन्हें बार बार ट्राई करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। गूगल पे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। परचेज इंटरस्टेट 12% टैक्स लगा लीजिए, जो भी, मतलब ज़रूरी नहीं है 12%, आप चाहे 15-20 जो भी आपने लिखना है, 3% आप वो लिखिए। ये तो मैं सिर्फ एक सैंपल्स के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि परचेज अकाउंट के अंदर कितनी सारी एंट्रीज लेज़र बन सकते हैं। परचेज रिवर्स चार्ज, तो बहुत सारी तरह के आप परचेज अकाउंट्स बना सकते हैं। परचेज रिटर्न, तो कई बार ऐसा होता है हम किसी को कोई सामान किसी से खरीदते हैं एंड बाद में पता चलता है वो सामान थोड़ा सा डैमेज है, तो वापस करना हो तो उसके लिए भी कई एंट्रीज होती हैं जर्नल में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले लेज़र जो बेसिक पोर्शन है वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, परचेज के अंदर आप एंट्रीज कर चुके हैं, एंटर करके हमने उसे सेव कर लिया है। अब चलते हैं सेल अकाउंट में। अब सेल की एंट्री करते हैं, तकरीबन सेल की एंट्रीज भी सेम वैसी ही होगी जैसी आपने परचेज की अभी अभी सीखी है। तो सबसे पहले आप एक सेल अकाउंट बना लेंगे जो कि सेल अकाउंट के अंडर ही आएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैंने अंडर ग्रुप ऊपर सेल्स सेट किया हुआ है। अगर आप ऑल करेंगे वहां पर तो आपको यहाँ पे बार बार सेल्स अकाउंट के आगे बहुत सारे लेजर्स का ऑप्शन आ जाएंगे अंडर, तो आप उसको चूज करेंगे यहाँ पर। तो लेकिन अभी मैंने सेल किया हुआ है तो चाहे मैं जो मर्जी यहाँ पर एंट्री लिख लूँ वही आगे सेल अपने आप आएगा। सेम परचेज वाली एंट्रीज ही डाल रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी एंट्रीज हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको जो मोस्ट मैं यूज़ करता हूँ या अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं सिर्फ वही वाली एंट्रीज यहाँ पर बेसिकली कर रहा हूँ। सेल्स लोकल नील रेटेड हो गया, सेल्स इंटरस्टेट 12% हो गया, तो सेल्स लोकल 12% हो गया। सेल्स आउटपुट बना सकते हैं आप 12% या 15%, 18%, जितना भी आपने बनाना है।
सेल टू कंज्यूमर हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे सेल अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर आप एंट्रीज कर सकते हैं। तो इन एंट्रीज के बारे में आप में से कई ने नहीं सुना होगा। तो क्यों? क्योंकि आप लोग इसके रोजमर्रा के ऐसे कामों में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आप कोई टैली ऑपरेटर है तो आपके ऑफिस में शायद इससे रिलेटेड काम नहीं होता होगा। बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपका फ्रेंड कोई टैली का काम करता है, टैली में एंट्रीज करता है और उसे हेल्प चाहिए, वो आपसे पूछे, और जब आपको भी ना आता हो फिर। इसलिए हर एक चीज़ की नॉलेज होना, जो आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, उसकी पूरी तरह नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आते हैं। परचेज सेल एक बेसिक पोर्शन था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बीच में जा रहे हैं, जहाँ पे टैक्स पेबल की एंट्रीज बनाई जाती हैं, यानी कि लेजर्स बनाए जाते हैं। तो टैक्स पेबल लिखिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर अंडर ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल चुका हूँ, परचेज को हटा के और सेल को हटा के। इसी तरह आप आउटपुट वैट अकाउंट बना सकते हैं, इनपुट CGST, SGST, जो भी आपका GST जो भी है, आप यहाँ पर उनको भी बना सकते हैं। मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि कैसे आप लेजर्स में बहुत सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं जिनकी आपको नॉलेज भी नहीं है। आप बैंक में रोज काम करते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं, कभी कभी पैसे ATM से निकलवा लेते हैं, कभी जाकर निकलवाते हैं, साइन कर कर, फॉर्म भर कर। तो वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है, आपको पता है डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, विड्रॉल का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल है क्योंकि आप करते हैं ये चीज़ें। लेकिन उसमें बैंक ODD क्या है, या पोस्ट लिमिट क्या है, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, क्योंकि इनमें ये चीज़ें आप नहीं यूज़ करते। तो बस यही लेजर कैसे बनते हैं, लेजर में ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, यही चीज़ें बस मेरा मेन मकसद है आपको बताना। अब हम बैंक से रिलेटेड काम करने वाले हैं, तो मैंने लेजर क्रिएशन में यहाँ पर बैंक डाल दिया है, और सिंगल एंट्री में आ रहे हैं हम क्योंकि। तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट चूज कर लेना है, सबसे ऊपर बैंक SBI डाल दिया मैंने नाम, और यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज कर लिया। डेट आप चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो, यहाँ पर बैंक का पूरा अपना अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस या अपना IFSC कोड भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टेट, आप किस स्टेट के हो वो स्टेट यहाँ पर आप, या जिस स्टेट में आपका बैंक है, आप वो स्टेट यहाँ पर डाल सकते हैं। और जितनी भी अमाउंट आपके पास है बैंक में वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी तरह आप कैश इन हैंड बना सकते हैं, जितना भी कैश आपके पास इन हैंड रखा हुआ है आपने किसी बिजनेस को रन करने के लिए या अपने खर्चों के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये होते हैं सिंगल लेजर बनाना, जिसमें आप विद डिटेल, काफ़ी सारी डिटेल्स आप इनमें भर सकते हैं। और मल्टीपल का मतलब होता है सिंपली तरीके से एंट्री करना। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ जो एंट्रीज की हैं, अभी लेजर्स बनाए हैं, उसको आप यहाँ पर लेजर में जाके डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, और डिस्प्ले के अलावा ऑल्टर में जाके उसे चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। तो ये लेजर आ गया आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में। और एक मैं आपको बता दूं कि वैट की एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट वैट का एंट्री नहीं करेंगे, लेजर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको देखिए वैट को यस करना पड़ेगा पहले, और यहाँ पर आप वैट टिन नंबर जो रेगुलर है वो डाल सकते हैं, इंटरस्टेट जो आपका सर्विस टैक्स नंबर है वो डाल सकते हैं, और अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, जो कि मैंने सब कुछ फेक डाला है। एंड इसके बाद ये याद रखिए, ये ऑप्शन F11 आपका फीचर्स के अंदर जाके आती है। अब यहाँ पे देखिए लेजर बनाना है, लेकिन वैट अभी मैंने एक्टिवेट किया, तो मैं वैट के साथ ही आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिंगल जो लेजर बनता है वो विद वैट कैसे बनाया जाता है। तो सिंपली आपने ऊपर लिखा परचेज इनपुट, और यहाँ पर आप नीचे ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल देंगे। तो जैसे ही आप देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालेंगे, नीचे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स आ गया। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ वैट बता रहा हूँ, तो हम वैट की एंट्री यहाँ पर लेंगे। जो भी आपको 12%, 22% जो भी रखना है वो आप चूज कीजिए और एंटर कर दीजिए। इसी तरह सेल्स आउटपुट होगा आपका, सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आप चूज करेंगे वैट आउटपुट। याद रखिएगा आउटपुट वैट चूज करना है, क्योंकि सेल आउटपुट दिया ना आपने ऊपर, तो यहाँ वैट आउटपुट आ गया आपका, जो भी आपने चूज किया है 22%। या देखिए जो आप इनपुट में चूज करेंगे ना वैट इनपुट में जो भी आप 12%, 20% जो भी रखेंगे, सेल में भी वही रखिएगा।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे आते हैं जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं, या फिर और खर्चे जो आपके होते हैं, जैसे कि मैंने लेबर डाल दिया, अब लेबर आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मोस्टली मतलब लोग इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही डालते हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिया है, इसमें आपको वैट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब पावर का आ गया, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसे डालेंगे। इसके अलावा बहुत सारे डेली के हमारे जो खर्चे हैं वो भी आप देखिए कैसे हम इसमें एंटर करवाने वाले हैं, तो आपको यहीं से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कैरेज आ गया, तो कैरेज का भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। इंपोर्ट ड्यूटी, किसी सामान को मंगवाने पे या भेजने पे, जो मंगवाने पे सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। वेजेस, आपके जो भाड़ा होता है आने जाने का, उसे भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आइटमें हैं जो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल सकते हैं। जैसे सैलरी हो गया आपका, अब सैलरी है तो सैलरी को हम किस में डालेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस थोड़ी ना है, वो तो हमें मिल रहा है। तो जो चीज़ मिल रही है उसे हम किस में डालते हैं, इनकम में। लेकिन यहां पर क्या है, सैलरी को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसके अलावा भी और बहुत सारी एंट्रीज आती हैं इसके अंदर, जैसे अभी देखिए मेंटेनेंस हो गया आपके घर का या किसी बिल्डिंग का, या कोई रूम वगैरह आपने कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंस करवाए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ऑडिट फीस आपकी, इसे भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। बैंक चार्जेस जो कटते हैं हमारे, वो भी आप डाल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती है, बट ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें, ये बेसिक है, जस्ट ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बेसिक बेसिक जो मैं एंट्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिक है, तो इनकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए इंस्टा पे या कहीं पे भी, यूट्यूब पे, या फिर आप ये चीज़ गूगल में डाल के भी पता लगा सकते हैं। अब आप डोनेशन देते हैं किसी को, तो एक तरह का वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। सैलरी वो लेने वाला नहीं था, देने वाला था, जो मैंने आपको पीछे बताया था। सैलरी दे रहे हैं आप किसी की, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया आपका। टैक्सी फेयर आपका, उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बैड डेप्ट हो गया आपके, वो आप डाल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो ऐसे आप लेजर क्रिएट कीजिए, और बार बार करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, फिर आप बना पाएंगे। एक्चुअल 5-6 लेजर तो आप सभी बना ही लेते हैं, बैंक बना लेते हैं, कैश बना लेते हैं, परचेज, सेल, ड्यूटीज़ का बना लेते हैं, लेकिन कम से कम आपको हर एक के 5-5, 10-10 मतलब एंट्रीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे किसकी एंट्री करनी है आपको। डिस्काउंट देते हैं आप किसी को किसी आइटम पर, तो उसमें क्या आपका खर्चा है एक तरीके का, है ना। डिस्काउंट देते हैं आपने, तो आपका खर्चा मतलब आपके पैसे गए। लेकिन अगर आप किसी से लेते हैं डिस्काउंट, तो वो आपकी तो इनकम होगी ना, तो उसे आप डाल सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम में। इंटरेस्ट किसी चीज़ का आपको मिल रहा है, आपने बैंक में एफडी कराई है या कहीं, क्योंकि कहीं पे भी डिविडेंड मिल रहा है आपको अपने म्यूचुअल फंड्स पर, तो वो इनडायरेक्ट इनकम होगी आपकी। तो ऐसे आप इनडायरेक्ट इनकम में सोच समझ के इन चीज़ों की एंट्री कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एंट्रीज आती हैं, आप गूगल करेंगे तो गूगल में पीडीएफ फाइल आपको इन पे मिल जाएगी, या सिंपल गूगल में एंट्रीज मिल जाएंगी, बट उन्हें समझिए और फिर एंट्री कीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करवाते हैं तो वो डिपॉजिट वाली चीज़ों में जाती है ना, यानी कि एसेट्स में, एक तरह के डिपॉजिट एसेट्स बोलते हैं इनको। एसेट्स मीन्स आपकी अपनी संपत्ति। तो ये जैसे ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जाते हैं तो डिपॉजिट वाली एंट्रीज आप अंडर डिपॉजिट में इसे ले सकते हैं, एसेट्स वाले में। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्रीपेड रेंट हो गया, जैसे हम प्रीपेड रेंट पे करते हैं, उसे आप करंट एसेट्स में डाल सकते हैं। एसेट्स मीन्स होता है आपकी संपत्ति, जिसे आप सेल आउट वगैरह नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने यूज टू के लिए आपने रखा है। बिल रिसीवेबल आ जाता है आगे आपका, इसको आप डाल सकते हैं करंट एसेट्स में। म्यूचुअल फंड्स को भी आप करंट एसेट्स में डाल सकते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एनी पार्टी फ्रॉम होम गुड्स के ऊपर बना सकते हैं आप परचेज में। थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पर, बट आप देख लेना, ऐसे ही लिख लेना आप। सेंडी क्रिएटर में डालेंगे आप इसको, जहाँ से आप गुड परचेज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लेज़र के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं। ये तो भी जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत थोड़ी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी एंट्रीज आती हैं। फर्नीचर की एंट्री कर सकते हैं। फर्नीचर ऐसे एक्चुअली एसेट्स में गिना जाता है, तो फिक्स्ड एसेट्स में आप इसे काउंट कर सकते हैं। मशीन्स अगर आप अपने लिए लेकर आए हैं, कहीं सेल नहीं करनी है, तो उसे भी आप फिक्स्ड एसेट्स में एंटर करवाएंगे। मोबाइल अगर आपका पर्सनल है, नहीं सेल करने के लिए, तो फिक्स्ड एसेट्स में आप इसे भी काउंट करेंगे। कंप्यूटर भी अगर आपने घर के लिए लिया है, मतलब अपने लिए लिया है, इसे सेल नहीं करना है, तो इसे भी आप फिक्स्ड एसेट्स में काउंट करेंगे। स्कूटर, बाइक, जो भी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए यूज़ के लिए ले रहे हैं, जस्ट सेल के लिए नहीं ले रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, मतलब आगे सेलिंग के लिए नहीं, तो वो सब फिक्स्ड एसेट्स में आप लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स आती हैं इसके अंदर जिनको आप ऐसे एंटर करवा सकते हैं। कोई घर है या लैंड है या कुछ भी ऐसा, वो भी आप फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही एंटर करवाएंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होती है, जैसे कि मैंने बनाई है वसल के नाम से, VASL ट्रेडर्स, एंड उसके बाद मैं इसके अंदर एंट्रियां कर रहा हूँ। चलिए और सीखते हैं आगे। आगे आता है कैश क्रेडिट लिमिट टोकन फ्रॉम बैंक, टेकन फ्रॉम बैंक। तो चूंकि ये बैंक का काम है, तो बैंक आप OD अकाउंट में भी डाल सकते हैं इसे, और यहाँ पे OCC में भी डाल सकते हैं। OCC अकाउंट में डाला जाता है वैसे ये मोस्टली, बट ये अपने आप यहाँ पर बैंक OD अकाउंट उठा रहा है, तो फिलहाल मैंने इसी में इसको एंटर कर दिया। ओवरड्राफ्ट लिमिट का होता है एक, ओवरड्राफ्ट हो रहा है, हो चुका है लिमिट, तो उसको आप किस में डालेंगे, अगेन बैंक OD में। तो इस तरह बहुत सारी एंट्रीज आप इसके अंदर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती हैं आपकी, देखिए इन्वेस्टमेंट हम करते हैं बेसिकली अपने लिए, तो वो एक अलग पर्पज़ है। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंडर ही हमेशा एंटर करेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया है। इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्वेस्टमेंट के अंडर में जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी एंट्रीज इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप आज जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, और आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, अदरवाइज़ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक्स आप डाल सकते हैं स्टॉक इन हैंड में, क्योंकि वो स्टॉक से रिलेटेड है, तो स्टॉक इन हैंड में आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप इतना वीडियो आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।